फंड्स एंड एसआईपी के बारे में। ऑलराइट, तो इसमें देखिए हमने लास्ट टॉपिक कब छोड़ा था, म्यूचुअल फंड्स का, इक्विटी फंड्स के ऊपर छोड़ा था। उसके बाद आते हैं डेट फंड्स, उसके बाद आते हैं हाइब्रिड फंड्स। जब हम फंड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो उनके बेनिफिट्स क्या है, राइट म्यूचुअल फंड आपके लिए कौन सा रहेगा, मिथ म्यूचुअल फंड की और रियलिटी कौन सी है, एंड हाउ टू स्टार्ट योर एसआईपी, ये सारी चीजें आज हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में देखेंगे। सो आई वेलकम यू इन डिकोडिंग ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर लेक्चर सीरीज। मेरा नाम है श्रीधर पंडित। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। नाउ रिगार्डिंग स्पीकिंग डेट फंड्स, लास्ट टाइम भी हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि डेट फंड जो रहते हैं ये लो रिस्क रहते हैं और स्टेबल रिटर्न्स रहते हैं इनके, और उसके साथ ही दूसरे आगे हाइब्रिड फंड्स आते हैं। जो हाइब्रिड फंड्स मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट, ऐसा दोनों के दोनों रहते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स का बेनिफिट जो है, सबसे पहली चीज तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, उसके साथ ही प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो जाता है और कॉस्ट रुपी का एवरेजिंग भी हो जाता है। अब इसके बाद आपके लिए राइट म्यूचुअल फंड कौन सा रहेगा, इफ यू वांट टू हैव अ लुक एट दिस, आपको म्यूचुअल फंड किस तरीके से चूज करना है यह हमें देखना पड़ेगा। अब हाउ टू चूज, सबसे पहले आपको डिफाइन करना है आपका गोल। ओके, आपके गोल को आपको असेस करना है, असेसमेंट करना है। इसमें डिफाइन योर इन्वेस्टमेंट होराइजन एंड रिस्क टॉलरेंस। अब इसमें देखिए आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, ये आपका रहेगा इन्वेस्टमेंट होराइजन। और आपका रिस्क टॉलरेंस मतलब क्या, कि आप कितना रिस्क उठा सकते हो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है मार्केट में। शेयर मार्केट अगर अच्छा खासा बढ़ रहा है तो बहुत अच्छा खासे रिटर्न्स दे देता है, लेकिन अगर कोरोना जैसा अगर क्रैश आ गया तो आपके पोर्टफोलियो के ऊपर अच्छा खासा डेंट भी बैठ सकता है ना। वी नेवर नो कि एग्जैक्टली कब क्रैश आ सकता है, कैसे होगा। ओके, तो आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है उसके ऊपर आप फंड्स का चूजिंग करेंगे। अगर आपका रिस्क टॉलरेंस हाई है, अगर आप ज्यादा रिटर्न्स चाहते हो लेकिन आपको रिस्क भी ज्यादा लेना पड़ेगा, अगर इस चीज से आप अगर इफ यू आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद द सेम, देन इट्स ओके फॉर यू, यू कैन गो अहेड विद स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। जो म्यूचुअल फंड्स में स्मॉल कैप के स्टॉक्स जो है ये इंक्लूड होते हैं, इसका रिस्क ज्यादा रहता है, रिवॉर्ड भी ज्यादा रहता है। दूसरी चीज, अगर आपका रिस्क आप ज्यादा नहीं ले सकते, मॉडरेटली रिस्क ले सकते हैं, आपको रिवॉर्ड भी मॉडरेट ही मिलेगा, आप मिड कैप स्टॉक्स कि जो म्यूचुअल फंड्स है वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और तीसरी चीज, आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। मार्केट में अगर आपका रिटर्न जो है वो कम बनेगा तो भी चलेगा, लेकिन आपका रिस्क चेक में रहना चाहिए। दिस इज व्हाट यू आर डिमांडिंग अबाउट, इन दैट केस आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के आसपास जाना चाहिए। ओके, अब इसके साथ ही अगर आपको आपका रिस्क और डाइवर्सिफाई करना है और रिटर्न्स भी आपको अच्छे खासे चाहिए, तो आप वो म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हो जिस म्यूचुअल फंड में मिक्स स्टॉक्स रहते हैं। मतलब कुछ स्टॉक्स आपके लार्ज कैप के रहेंगे तो आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, कुछ स्टॉक्स मिड कैप के रहेंगे तो आपको ग्रोथ थोड़ी सी ज्यादा मिल रही है, और थोड़े से स्टॉक्स स्मॉल कैप के भी रहेंगे। अगर आपका थोड़े से स्टॉक स्मॉल कैप के रहेंगे, इस केस में रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन जब ये स्मॉल कैप के स्टॉक्स फटेंगे तो अच्छा खासा मोमेंटम आता है, ब्लास्ट होते हैं स्टॉक्स, एंड उसके ऊपर अच्छा खासा आपका पैसा बन जाता है। उसके बाद आता है चेक योर फंड परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंट रिटर्न्स ओवर 3 to 5 इयर्स। पिछले 3 से 5 सालों में उस पर्टिकुलर फंड ने कितने अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं ये आपको देखना है। एक्सपेंस रेशो, यहाँ पे लोअर इज बेटर। एक्सपेंस रेशो का मतलब लास्ट लेक्चर में भी बताया था, इस लेक्चर में फिर से एक बार बता देता हूँ। आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी म्यूचुअल फंड में, 2000 रुपए की 5000 रुपए की एसआईपी आप निकाल रहे हो, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपका पैसा प्रोफेशनल्स मैनेज कर रहे हैं, आपके पैसे के ऊपर आपको पैसा कमा के दे रहे हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में वो खुद का एक छोटा सा कट रखते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशो। अब ये एक्सपेंस रेशो जो है ये लार्ज कैप फंड्स के लिए 0.5 के आसपास परसेंटेजेस के आसपास रहता है। मतलब 100 रुपए अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिए तो आपका 50 पैसा एक्सपेंस रेशो के अनुसार चला जाएगा आपके म्यूचुअल फंड्स के पास। अब यहाँ पे अगर मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस केस में 0.5 से लेके 1% तक का आपका एक एक्सपेंस रेशो रहता है। अगर स्मॉल कैप में आप जाते हो तो 1% से लेके 1.5% तक या प्रोबेबली 1.75% तक का भी एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड्स चार्ज करते हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? अगर जितनी स्मॉल कैप कंपनी रहेगी तो रिटर्न्स भी आपके उतने ही अच्छे बनेंगे, तो वो उसके ऊपर एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा लेते हैं। उसके बाद
फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड आपको देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए, इवैल्यूएट करना चाहिए एक्सपर्टीज ऑफ द फंड मैनेजर। फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब आपका बैलेंस होना चाहिए इक्विटी और डेट बेस्ड ऑन योर एज एंड फाइनेंशियल गोल। अगर आपका एज कम है, ओके, 20-25 साल के आपका आसपास आपका एज है, 30 साल के अंदर आपका एज है, तो इस केस में आपका रिस्क टॉलरेंस जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है। आप रिस्क ले सकते हो क्योंकि अभी तक आपके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर इतना नहीं रहेगा। प्रोबेबली आपकी शादी नहीं हुई, आपके बीवी बच्चे नहीं है, ओके, आपको अभी तक मतलब कार बाय करने की कोई जरूरत नहीं है अभी, या फिर आपको घर अभी बाय करना है, ऐसा कुछ है नहीं, तो आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, उसके ऊपर आपका रिवॉर्ड अच्छा खासा बनेगा। लेकिन जैसे ही आप 25-30 के ऊपर चले जाते हो, आप की शादी हो जाती है, बीवी बच्चे आ जाते हैं, आपके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर है, बर्डन है, आपको सारा मैनेज करना है आपका फैमिली, तो उस केस में आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। अगर रिस्क ले लिया एक्स्ट्रा इन ऑर्डर टू गेन एक्स्ट्रा रिवॉर्ड, प्रोबेबली आपका रिवॉर्ड भी बन जाएगा, बट प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो वेरी मच हाई कि आपका रिस्क अगर यहाँ पे वर्कआउट हुआ तो आपको पैसा लूज करना पड़ेगा। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो हेड विद अ लेस रिस्क व्हेन यू आर हैविंग मोर एज अलॉन्ग विथ यू। तो ये सारी चीजें जो है डाइवर्सिफिकेशन में आपको मिल जाएंगी। सो दिस इज हाउ यू हैव टू चूज द राइट म्यूचुअल फंड फॉर यू। अब म्यूचुअल फंड की कुछ मिथ्स है और कुछ रियलिटीज भी है। अब इसमें कॉमन मिथ्स कौन सी है और रियलिटीज कौन सी है ना, ये हम देख लेते हैं। अब कॉमन मिथ्स अबाउट SIPs एंड म्यूचुअल फंड्स आर नथिंग बट, मिथ कौन सा है, SIPs गारंटीज रिटर्न्स। ये मिथ है भाई साहब, आपको गारंटी नहीं मिलती किसी भी चीज की, ये शेयर मार्केट है, ओके। यहाँ पे आपका पैसा जितना अच्छा खासा बनेगा, अगर आपने आपका रिस्क चेक में नहीं रखा तो आपका पैसा उतना ही लूज हो सकता है, एंड दैट इज द रीजन यू हैव टू ऑलवेज चेक योर रिस्क, ओके। इसकी रियलिटी क्या देखी, रिटर्न्स डिपेंड ऑन मार्केट परफॉर्मेंस एंड फंड चॉइस। आपने पैसा सपोजली आज डाल दिया, मार्केट अच्छा खासा अपसाइड में आप देख रहे हो आता हुआ, यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया और कोरोना का क्रैश जैसे आया था वैसे ही अच्छा खासा क्रैश अगर यहाँ से आगे आ गया तो इस केस में आपका पैसा जो है वो अच्छा खासा लूज हो सकता है। बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपका टाइम होराइजन जो है म्यूचुअल फंड के लिए कम से कम 10 साल का होना चाहिए, तभी जाके अच्छा खासा कंपाउंडिंग का ग्रोथ जो है आपको मिलेगा। कम से कम बोल रहा हूँ मैं 10 साल का, ज्यादा से ज्यादा तो 25-30 साल तक आप उसको खींच सकते हैं, 25 साल तक तो आराम से खींच सकते हैं, ओके। बहुत अच्छा खासा पैसा बनता है म्यूचुअल फंड में। उसके बाद मिथ देखिए, यू नीड अ लार्ज सम टू स्टार्ट, यू नीड अ लार्ज सम टू स्टार्ट। अब यहाँ पे सम का मतलब है अमाउंट, आपको अमाउंट बहुत बड़ी लगती है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब यहाँ पे ये चीज है नहीं भाई साहब, रियलिटी क्या है, SIPs आर अफोर्डेबल एंड स्केलेबल। आप SIPs अफोर्डेबल आपके लिए है, 500 रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और वो स्केलेबल भी है। इसका मतलब आज आपने 500 रुपए डाल दिए, लेकिन उसके बाद आपकी सैलरी सपोजली लेट से बढ़ गई और आपकी लेट से 2000 रुपए और आप एक्स्ट्रा डाल सकते हो, तो आप उसी म्यूचुअल फंड में जो सैलरी बढ़ी आपकी उसमें से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अच्छा खासा आपका वहां पे ग्रोथ बनेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज आपका SIP जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। मिथ तीसरा क्या है, म्यूचुअल फंड्स आर only for experts, this is myth। reality क्या है, designed for all investors with varying levels of knowledge। सारे इन्वेस्टर्स को यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, नो मैटर व्हाट आपका एज कितना है, नो मैटर व्हाट आपका फाइनेंशियल प्लान कैसे वर्कआउट होता है, एटलीस्ट 1000 रुपए तो इन्वेस्ट कर दो, मिनिमम इतना तो कर दो। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी मच पॉसिबल। ऑलराइट, अब इसके बाद आपको SIP आपकी स्टार्ट किस प्रकार से करनी है, आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है, ओके। ओपन एंड डीमैट अकाउंट विथ अ ट्रस्टेड म्यूचुअल फंड प्रोवाइडर और एप्लीकेशन। नाउ ट्रस्टेड म्यूचुअल फंड प्रोवाइडर और एप्लीकेशन अगर आप मुझसे पूछे तो फ्रैंकली स्पीकिंग धन का अकाउंट जो है ये सबसे अच्छा लगता है मुझे। मैं हमारे यहाँ पे धन के अकाउंट की सब ब्रोकरशिप भी है, उस ब्रोकर की हमने सब ब्रोकरशिप ली है। और अगर आपको यहाँ पे अगर अकाउंट ओपन करना है तो कमेंट सेक्शन में या फिर यहाँ पे कहीं पे तो आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा और धन के अंदर आप अकाउंट ओपन कर दीजिएगा। जैसे ही आपने धन के अंदर अकाउंट ओपन कर लिया, डू गेट इन टच विद अस।
और आपको मिलेगा एक वीवैप का इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है ना, ये वीवैप के अराउंड किस प्रकार से एंट्रीज बनाते हैं, ओके, वो हम यहाँ पे सिखाते हैं। इंस्टीट्यूशंस के साथ आप बैठना सीख सकते हो। आपका स्टॉप लॉस इतना सा रहेगा और टारगेट इतना बड़ा रहेगा। ओके, दिस इज हाउ इट हैपेंस। अगर आपको ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग से पैसा कमाना है, तो इंस्टीट्यूशंस के साथ एंट्री लेनी पड़ेगी। और इंस्टीट्यूशंस कहाँ पे एंट्री बनाते हैं, उनका पैटर्न क्या रहता है, प्राइस एक्शन को कैसे फॉलो करते हैं, या उन्होंने एंट्रीज लेने के बाद किस प्रकार से प्राइस एक्शन स्टार्ट होती है, वहां पे रिटेल ट्रेडर्स को किस प्रकार से ट्रैप किया जाता है, और रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे किए जाते हैं, ये सारी चीजें हम हमारे लेक्चर सीरीज में सिखाते हैं। तो अगर आप ये धन में अकाउंट ओपन करते हैं विद अवर सब ब्रोकरशिप, तो इस केस में आपको वीवैप का एक एसओपी मिल जाएगा, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मिल जाएगा, जो आपको कंसिस्टेंटली पैसा बना कर देगा। अब इस पर्टिकुलर चीज में विन विन सिचुएशन है आपकी भी और मेरी भी। कैसे? आपको वीवैप का इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मिल रहा है, तो आपका पैसा तो बनेगा ही बनेगा भाई साहब, पहली चीज। दूसरी चीज, धन में अकाउंट आप ओपन कर रहे हो, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, 20 रुपए का बाइंग कर रहे हो, 20 रुपए का सेलिंग कर रहे हो, ब्रोकरेज आपका 40 रुपए लग रहा है। उस 40 रुपए के ब्रोकरेज के ऊपर, मतलब देखिए, अगर मैंने आपको एनकरेज किया धन में अकाउंट ओपन करने के लिए, तो धन कंपनी क्या करती है, आपका जो ब्रोकरेज है 40 रुपए का, उसके ऊपर मतलब उसमें से कुछ पैसे मुझे दे देती है। ऑलराइट, तो आपको तो एक्स्ट्रा कुछ पैसा खर्च करने की जरूरत है नहीं। आपका धन का अकाउंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट में ओपन हो रहा है, आपको एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर मिल रहा है, आपको यहाँ पे हमारे यहाँ से सारी सर्विसेज जो है वो मिल रही हैं, और आपको 1 रुपया एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना है। आपको इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, आप पैसा कमाओ। आप जब पैसा कमाते हो, ब्रोकरेज जनरेट होता है, तो हम भी पैसा कमाएंगे। सो विन विन सिचुएशन है, बिजनेस ऐसे ही ग्रो होता है। आप भी पैसा कमाओ, हम भी पैसा कमाएंगे। एनीवेज, थोड़ा आगे जाते हो। अब आपको ओपन करना है डीमैट अकाउंट धन के अंदर। उसके बाद आपकी केवाईसी जो है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बाकी के बेसिक डिटेल्स देके आपकी केवाईसी कंप्लीट कर देनी है। आपको म्यूचुअल फंड बेस्ड ऑन गोल्स एंड रिस्क प्रोफाइल जो है, ये आपको सिलेक्ट करना है, और ऑटोमेट पेमेंट करना है थ्रू योर बैंक। अब दूसरी चीज देखिए, किस प्रकार से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ना, ये चीज मुझे आपको दिखानी है। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड के लिए ना एंजल वन का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि धन के प्लेटफॉर्म के ऊपर, धन का भी प्लेटफॉर्म अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन धन के प्लेटफॉर्म के ऊपर सेलफोन का एप्लीकेशन जो है ना, उसके अंदर म्यूचुअल फंड आप जाके सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे आपको ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाना है, तो यहाँ पे मैं सेपरेटली इसका स्क्रीन रिकॉर्ड करने जाऊंगा ना, तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, धन के ऊपर नहीं जाएंगे, अभी फिलहाल इंफॉर्मेशन लेने के लिए म्यूचुअल फंड के ऊपर, एंजल वन के ऊपर जाएंगे, और उसके ऊपर हम जाके चीजें देख लेंगे किस प्रकार से हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, देखिए म्यूचुअल फंड्स, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे डिस्कवर में क्या आया है, देखिए फ्लेक्सी एसआईपी, वाई एसआईपीज, एचडीएफसी स्मॉल कैप, ओके, एसबीआई कॉन्ट्रा। तो ये सारे जो छोटे छोटे वीडियोस है ना, ये हम इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरीज कैसे डालते हैं, हाइलाइट्स कैसे डालते हैं, इस प्रकार से ये अच्छे यहाँ पे वीडियोस, उन्होंने इंफॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ पे दे दी है। ओके, तो यहाँ पे आप ये वॉच कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, इन्वेस्ट इन मोस्ट बॉट एसआईपीज, सबसे ज्यादा कौन सी एसआईपीज में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे सारे पर्टिकुलर मल्टी कैप यहाँ पे फंड्स भी आ सकते हैं। अगर आपको स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा कौन सी एसआईपीज है, ये अगर देखना है, तो स्मॉल कैप के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, मिड कैप के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, सेक्टोरल इंडेक्स तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, और आपको लार्ज कैप चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। हम सबसे पहले देखते हैं ऑल पे, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। अगर इसको देखा जाए तो इन्वेस्टर्स कितने हैं, 6.1 लाख प्लस इन्वेस्टर्स हैं। मिनिमम एसआईपी आप 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। 3 इयर्स का रिटर्न जो है 91% का है। मनी डबल्ड इन 3.5 इयर्स, तो 3.5 सालों के अंदर आपका पैसा जो है ये डबल हो जाता है। यहाँ पे अगर एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड अगर इसको हम ओपन करेंगे तो इसका इन्फॉर्मेशन पूरा यहाँ पे हमें मिलता है। अब देखिए डायरेक्ट है यहाँ पे और ग्रोथ लिखा हुआ है, तो ये क्या है भाई साहब, ये हमें पता होना चाहिए। अब देखिए लास्ट लेक्चर में तो हमने बहुत सारे टाइप्स देखे म्यूचुअल फंड के, बहुत सारे एसआईपी कैसे निकालना है, और वैल्यू के ऊपर कैसे म्यूचुअल फंड डिपेंडेंट होते हैं, कंपनी की ग्रोथ के ऊपर किस प्रकार से डिपेंडेंट रहते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप के ऊपर कैसे डिपेंडेंट रहते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी। और प्रोबेबिलिटी इज वेरी मच हाई कि आपको ना थोड़ा सा
ये एनालिसिस पैरालिसिस हो गया होगा कि यार इतने सारे ऑप्शन है मेरे पास, तो मैं किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करूं, कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करूं, ये डायरेक्ट क्या होता है, ये ग्रोथ क्या होता है। तो ये चीजें सॉल्व करने के लिए मैंने एक सेपरेट पीपीटी बनाई है। लेट मी शो यू द पीपीटी ऑल्सो। ओके, तो म्यूचुअल फंड के टाइप्स जो है ना, ये एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने आपको दे दिए हैं। यहाँ पे आपको उतना सारा सब कुछ स्टडी करने की जरूरत है नहीं, आपको सिर्फ 2 से 3 ही चीजें फॉलो करनी है। म्यूचुअल फंड के टाइप कौन से हैं, ये हमने देखा। इक्विटी फंड से, इसमें स्टॉक्स के अंदर क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। दूसरा म्यूचुअल फंड का टाइप है डेट फंड्स, इसका मतलब डेट सिक्योरिटीज में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है। तीसरा इन्वेस्टमेंट है हाइब्रिड फंड्स, यहाँ पे इक्विटी, डेट, गोल्ड क्लासिफिकेशन जो है, इसके इक्विटी, डेट और गोल्ड, इन तीनों में इन्वेस्टमेंट होता है, तो हाइब्रिड बन जाता है ये। अब इसका क्लासिफिकेशन जो है, ये कंजर्वेटिव है, अग्रेसिव है और असेट एलोकेशन का इनका क्लासिफिकेशन है। कंजर्वेटिव मतलब क्या, मुझे ज्यादा पैसा नहीं बनेगा मेरा तो भी चलेगा, 1 रुपया नहीं बनेगा तो भी चलेगा, धीरे धीरे बनने दो, लेकिन मेरा पैसा जाना नहीं चाहिए, मार्केट में लूज नहीं होना चाहिए। ये लोग ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का जिनका आइडिया रहता है, उनको कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स ऐसा बोला जाता है। तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए अलग फंड होता है, अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए अलग फंड रहता है। अग्रेसिव मतलब क्या, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं भाई साहब, लेकिन मुझे रिवॉर्ड भी उतना डंके से चाहिए, डंके की चोट के ऊपर रिवॉर्ड ले लूंगा। अगर ऐसा कोई बंदा बोल रहा है तो ये अग्रेसिव म्यूचुअल फंड में आता है। एंड असेट एलोकेशन, असेट एलोकेशन का मतलब क्या है, थोड़ा सा रिस्क अगर मैं ले सकता हूं तो चलेगा, लेकिन मुझे रिवॉर्ड भी चाहिए। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। और उसके बाद आते हैं लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड्स के अंदर ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इनका समावेश होता है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर भी आप यहाँ पे पैसे जो आपके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड के प्लान्स जो है ना, ये 2 प्लान्स हैं मेन, और इनके दोनों के अंदर फर्क क्या रहेगा ना, हम देख लेंगे। सबसे पहला प्लान आता है डायरेक्ट प्लान, और दूसरा प्लान आता है रेगुलर प्लान। अब देखिए डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान के अंदर फर्क क्या है। डायरेक्ट प्लान जो है, इसका एक्सपेंस रेशियो जो है वो कम रहता है भाई साहब, और एग्जिट लोड भी यहाँ पे कम रहता है, एग्जिट लोड भी ना के बराबर रहता है। तो डायरेक्ट प्लान यहाँ पे लेस एक्सपेंस रेशियो दे रहा है, और रेगुलर प्लान जो है यहाँ पे इसका एक्सपेंस रेशियो जो है ये ज्यादा है, और एग्जिट लोड भी प्रोबेबली ज्यादा रहेगा। तो हमें कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए, ऑब्वियसली डायरेक्ट प्लान जो है ये हमें चूज करना चाहिए। डायरेक्ट प्लान इज गुड वे टू गो अहेड विद। आपका रेगुलर प्लान अगर होगा, आपका म्यूचुअल फंड अगर चालू रहेगा ना, तो एक बार चेक करके ले लेना कि आप रेगुलर प्लान में है या डायरेक्ट प्लान में है। डायरेक्ट प्लान में है तो अच्छी खासी चीज है, कोई दिक्कत नहीं। अगर रेगुलर प्लान है तो वहां पे आपका रेगुलर प्लान आपको डायरेक्ट प्लान में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, आप ज्यादा एक्सपेंस रेशियो दे रहे हो और ज्यादा आपका एग्जिट लोड रहेगा। वेरी मच फाइन। तो हमें चूज करना है डायरेक्ट प्लान। अगर आपके पास रेगुलर प्लान है तो चेंज करवा लो डायरेक्ट प्लान में। आपका ब्रोकर जो है उसको, रिलेशनशिप मैनेजर को फोन कर दो और उसको बोल दो कि भाई साहब मुझे डायरेक्ट प्लान में शिफ्ट होना है, एक्सपेंस रेशियो मेरा यहाँ पे ज्यादा जा रहा है। प्रोबेबली एक्सपेंस रेशियो जो है डायरेक्ट प्लान का 0.5% से लेके 0.75% के आसपास रहता है ऑन एन एवरेज, लेकिन रेगुलर प्लान जो है इसका 1.5% से लेके 2% तक कम से कम इतना रहता है एक्सपेंस रेशियो। तो आपका पैसा यहाँ पे ज्यादा जा रहा है, रेगुलर प्लान मत लो, हमें लेना है डायरेक्ट प्लान। पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज, म्यूचुअल फंड के ऑप्शंस जो है ना, ये ऑप्शंस 2 है। ये 2 ऑप्शंस कौन से हैं? आपका पहला ऑप्शन बन के आता है ग्रोथ प्लान, ग्रोथ ऑप्शन। अब इस ग्रोथ ऑप्शन में क्या होता है, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप कुछ रिटर्न जनरेट कर रहे हो, आप पैसा कमा रहे हो, और उसके ऊपर जो रिटर्न मिल रहा है ना भाई साहब, वो फिर से एक बार आप री इन्वेस्ट कर रहे हो आपके इन्वेस्टमेंट के अंदर ही। और एक बार इन्वेस्टमेंट आपकी यहाँ पे फिर से एक बार हो गई तो आपका कंपाउंडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे कंपाउंडिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ग्रोथ प्लान के अंदर कंपाउंडिंग हमें मिलती है। लेकिन दूसरा एक प्लान होता है डिविडेंड प्लान। अब देखिए डिविडेंड प्लान, इसको पुरानी भाषा में डिविडेंड बोला जाता था, लेकिन अब इसको डिविडेंड कोई नहीं बोलता, सेबी ने इसका नाम चेंज कर दिया है, IDCW। अब रिटेल इन्वेस्टर को जो अगर हम बताएंगे ना डिविडेंड प्लान में क्या होता है, ऐसा अगर पूछेगा वो या फिर खुद भी सोचेगा, तो
तो डिविडेंड प्लान में डिविडेंड मिलता होगा, ग्रोथ प्लान में ग्रोथ मिल रही है तो डिविडेंड प्लान में डिविडेंड मिलेगा। मतलब जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके ऊपर जो पैसा बन रहा है वो डिविडेंड की तरह आपको हर महीने मिलता चला जाता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, आपका कंपाउंडिंग नहीं हो पाता। यहाँ पे आपका जो पैसा बन रहा है उसको फिर से एक बार री इन्वेस्ट करके कंपाउंड होना चाहिए, लेकिन वो चीज होती नहीं है यहाँ पे। तो डिविडेंड प्लान जो है ये हमें स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। हमें डिविडेंड नहीं चाहिए भाई साहब, हमें चाहिए ग्रोथ, हमें चाहिए कंपाउंडिंग। वहीं से आपका और मेरा फॉर्चून बनेगा, वहीं से आपका और मेरा इतना ग्रोथ अच्छा खासा बनेगा कि जनरेशनल वेल्थ जिसको बोलते हैं ना, ऐसी वेल्थ, ऐसा पैसा की जो जनरेशन तक चला रहे। तो इस प्रकार का पैसा आपका यहाँ से बन सकता है ग्रोथ प्लान से। डिविडेंड प्लान नहीं लेना है, सारे लोगों को पता था कि डिविडेंड प्लान नहीं लेना है, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है उसका सेल ज्यादा नहीं हो रहा था, तो लोगों ने क्या किया, म्यूचुअल फंड वालों ने उसको थोड़ा सा ल्यूक्रेटिव नाम दे दिया, IDCW। अब जब भी IDCW आप रीड करोगे ना तो इसका फुल फॉर्म वहां पे लिखा नहीं रहता, तो IDCW इसका नाम चेंज कर दिया, ऐसे नाम चेंज कर दिया। इसका मतलब है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। यहाँ पे डिविडेंड का नाम ही कहीं पे नहीं आया है, देखिए। ओके, लेकिन सेम मीनिंग हो रहा है भाई साहब, इनकम विड्रॉल। ओके, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट कर लो इनकम, कम इनकम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करे हैं, किस प्रकार से, कम मतलब किस प्रकार से, कैपिटल विड्रॉल। कैपिटल को विड्रॉ कर लो और इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिविडेंड प्लान बन गया। वही चीज है लेकिन शब्द दूसरे है, भावना वही है। हमें ये चीज नहीं लेनी, हमें ग्रोथ चीज लेनी है। तो मुझे आपको क्या बताना है, सबसे पहली बात तो ग्रोथ लेना है, और उसके बाद हमें डायरेक्ट प्लान लेना है सबसे पहली बात, और उसके बाद ग्रोथ प्लान को हमें ऑप्शन को चूज करना है। ओके, अब इसके साथ ही मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट है और यहाँ पे ग्रोथ है ना, तो ये पर्टिकुलर फंड जो है हमारे लिए अच्छा है। HDFC स्मॉल कैप फंड लिखा है, इक्विटी में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब ये स्मॉल कैप का 7 नंबर का फंड है। ये रैंकिंग जो है सेबी ने नहीं दी है, ये एंजल वन की रैंकिंग है। रिटर्न्स जो है 24% एनुअली फॉर लास्ट 3 इयर्स, ये क्यूमुलेटिव रिटर्न्स है। मतलब पहले साल में कुछ बने, दूसरे साल में कुछ बने, तीसरे साल में कुछ बने। लेट्स से पहले साल में अच्छा खासे बने 50%, दूसरे साल में 20% में बन गए, तीसरे साल में और 15% बन गए। तो ऐसा सब कुछ मिला के 3 साल का एवरेज जो है 24% के आसपास कुछ तो आ रहा है। ओके, अगर हम 1 महीने का देख ले तो 0.55% बने हैं, 3 महीने का देख ले तो माइनस में 0.65% बन रहा है, पिछले 6 महीने से 5.66%, पिछले 1 साल से 23%, पिछले 3 साल से 24%, पिछले 5 साल से 30%, और ऑल टाइम हाई 21% रिटर्न्स इस पर्टिकुलर फंड ने हमें दे दिए हैं। अब यहाँ पे सिमिलर फंड्स लिखा है, मतलब इसी स्मॉल कैप फंड के साथ मिलते जुलते बाकी के सिमिलर फंड्स जो है, दूसरे कंपनी के फंड्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कैलकुलेट योर रिटर्न्स, अब यहाँ पे देखिए टोटल वैल्यू 5304 दिखा रही है। व्हेन यू इन्वेस्ट 1,000 रुपीज ओवर, सॉरी 100 रुपीज, माय बैड, 100 रुपीज ओवर 3 इयर्स। अब यहाँ पे देखिए ये जो ब्लू कलर का एरिया है ना, ये वाला, ये आपका है इन्वेस्टेड अमाउंट, और ये जो लाइट ब्लू कलर का एरिया जो है ये है आपका गेन। तो सेम अगर गेन आता रहेगा तो 5,304 रुपीज बन जाएंगे, जिसमें 1,704 रुपए जो है ये आपका रहेगा टोटल गेन ऑन योर पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट फॉर 3 इयर्स कंसेक्यूटिवली। आप अगर यहाँ पे 3,600 रुपए डालते हो मार्केट में तो 1,700 रुपए का आपका प्रॉफिट होगा। दिस इज हाउ इट इज। ऑलराइट, अब कंपैरिजन विद कॉन्ट स्मॉल कैप फंड, अब इसको कॉन्ट के स्मॉल कैप फंड के साथ आप कंपेयर भी कर सकते हैं। अदर इंफॉर्मेशन देखिए क्या है। अब अदर इंफॉर्मेशन मध्ये फंड चेंज समरी, हियर आर सम रिसेंट अपडेट्स फॉर दिस फंड। डायरेक्ट है, ग्रोथ है, HDFC स्मॉल कैप फंड। एक्सपेंस रेशियो जो है ये यहाँ पे क्या हुआ, हायर TER reduces net returns by increasing management fees and other expenses। तो 0.68% से लेके 0.71% से इसका एक्सपेंस रेशियो जो है ये बढ़ गया है। दिस इज हाउ इट इज। अब यहाँ पे यू आर मिसिंग आउट एन अर्निंग अप टू 20.21,000 एक्स्ट्रा इफ यू इन्वेस्ट 100 रुपीज पर मंथ फॉर 15 ईयर्स। अगर 100 रुपए आप इसके बाद की 15 साल तक अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 1.55 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट हो जा रही है। इन्वेस्ट आफ्टर 6 मंथ्स और इन्वेस्ट नाउ, अगर अभी आप
अभी इसको इन्वेस्ट कर रहे हो तो 1.75 लाख रुपए आपके बन जाएंगे 15 साल के अंदर। तो यहाँ पे देखिए अगर 6 महीने भी आपने यहाँ पे छोड़ दिया ना तो यहाँ पे 55 और यहाँ पे 75, इसका मतलब 20,000 रुपीज जो है ये आपका नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने एक अच्छा खासा लर्निंग दे दिया है। हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट लेटर कर देते हैं। अभी फिलहाल हमारा तो चल रहा है, ठीक है, हमारा म्यूचुअल फंड चल रहा है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अब इसके बाद हमने क्या देखा, HDFC स्मॉल कैप फंड। अब इसमें देखिए हो क्या रहा है, अदर इन्फॉर्मेशन में नीचे जाएंगे तो फंड का एज है 12 इयर्स का, लॉक इन पीरियड नील है। लॉक इन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है नील होना, उसके पीछे का रीजन है कि आपको पैसे की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। अगर कोई म्यूचुअल फंड में लॉक इन पीरियड 1 साल का है या 2 साल का है तो आप बिल्कुल भी पैसे नहीं निकाल सकते। आपका ही पैसा उन्होंने लॉक करके रखा है और आप यूज उसको बिल्कुल भी नहीं कर सकते। दिस इज हाउ इट हैपेंस। आपका एक्सपेंस रेशियो जो है 0.71% हो गया है, अभी एक्सपेंस रेशियो ये बढ़ गया है। असेट अंडर मैनेजमेंट जो है AUM है 33,841 करोड़ रुपीस का असेट अंडर मैनेजमेंट है। एग्जिट लोड इसका 1% का है। यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन का एक आई बटन दिया है, इसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो एग्जिट लोड जो है 1% का है। ओके, एक्सक्यूज मी। इफ यूनिट्स आर रिडीम्ड और स्विच्ड आउट, रिडीम मतलब निकाल लेना। म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो आपको यूनिट्स मिलते हैं। जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो और आपको शेयर्स मिलते हैं, वैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद आपको यूनिट्स मिलते हैं। अगर यूनिट्स को आपने रिडीम कर लिया या फिर स्विच आउट कर लिया, रिडीम कर लिया मतलब आपने आपका म्यूचुअल फंड बंद कर दिया, सब कुछ सेल आउट कर दिया, तो ये हो गया रिडीम। और स्विच आउट का मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया आपको रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में जाना है। अब रेगुलर प्लान में ही इतना एग्जिट लोड एक्सपेंस रेशियो क्यों है, क्योंकि आपने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स ना लगाते हुए रिलेशनशिप मैनेजर को कॉल किया, रिलेशनशिप मैनेजर ने आपको यहाँ पे बताया है कि कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो उस रिलेशनशिप मैनेजर की भी सैलरी जानी चाहिए ना। तो कंपनी क्या करती है, रिलेशनशिप मैनेजर को सैलरी देने के लिए आपके जेब से वो पैसा निकाल लेगी। और तो आपने रेगुलर प्लान से लेके ग्रोथ प्लान के अंदर अगर शिफ्ट कर लिया तो इस केस में 1 साल के अंदर, ओके, फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, आपने 1 जनवरी 2025 को रेगुलर प्लान में थे और 1 जनवरी 2026 के अंदर अगर आप स्विच आउट कर लिया तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। कितना है, 1%, और वो नील है इफ यूनिट्स आर रिडीम्ड or switched out after 1 year from the date of allotment। अब यहाँ पे 1 साल के बाद 365 डेज के बाद अगर 360 डेज के ऊपर भी आप रिडीम कर देते हो, एग्जिट कर देते हो या फिर स्विच आउट कर देते हो, एक फंड से दूसरे फंड में स्विच करते हो, तो आपको कोई भी एग्जिट लोड यहाँ पे नहीं देना है। दिस इज रिगार्डिंग एग्जिट लोड, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या बन रहा है, देखिए यही पे जाते हैं गाइस। और तीसरा पॉइंट क्या बन रहा है, फंड मैनेजर कौन है, चिराग सेटलबार्ड, ओके, 10 साल से यहाँ पे काम कर रहा है। रिस्क एंड रेटिंग क्या है इसका, वेरी हाई रिस्क है, स्मॉल कैप है ऑब्वियसली, इन्वेस्टमेंट रिस्क एट वेरी हाई साइज। और यहाँ पे फंड होल्डिंग्स कमर्शियल एंड सर्विसेज सेक्टर में 11% का है, बैंक सेक्टर में 8% का है, हेल्थ केयर सर्विसेज में 7.97% का है, होल्डिंग बाय सेक्टर है। और टॉप होल्डिंग जो है ट्रेप्स कंपनी में 6.43% का होल्डिंग है। फर्स्ट सोर डॉट सॉल्यूशंस 6% का शेयर है, इक्लस सॉल्यूशंस 3.83% का यहाँ पे शेयर है। तो इतने अच्छे खासे शेयर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अदर फंड्स बाय, एक काम करते हुए इस पे थोड़ा सा पीछे जाते हैं, ओके। एस्ट्रा डीएम हेल्थ, बैंक ऑफ बड़ौदा, सोनाडा सॉफ्टवेयर, इसके अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये सारे फंड जो है ये अच्छे खासे फंड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है दिस इज रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड। अब इसके बाद जो है ना, म्यूचुअल फंड में आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करके आपको किस तरीके से पैसा आपका बनेगा ये देखेंगे। अब इसमें देखिए मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, ओके। मैं एक काम करता हूँ, म्यूचुअल फंड रिटर्न कैलकुलेटर अगर ऐसा कुछ डाल दूं यहाँ पे और
80 मनी का यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न कैलकुलेटर है। अगर मैं ज्यादा नहीं 5,000 रुपए का ही इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ फॉर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है ये 12% यहाँ पे लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर आप निफ्टी का पिछले 10 साल का डेटा उठा के देख लेना तो 14% का आपका टोटल रिटर्न बन जाता है ऑन एन एवरेज हर साल के लिए। तो हम क्या करते हैं, निफ्टी 50 में हमें स्टेबल रिटर्न्स मिल रहे हैं तो निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज के अंदर ही हम पैसा डालेंगे, हमें ज्यादा रिस्क नहीं चाहिए। एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर हर एक ईयर को हमें 12% भी मिल जाए तो भी हमारा कोई दिक्कत है नहीं, बल्ले बल्ले हो जाएगी। What you get, अब देखिए पहले साल में कैसा गेन रहा था, दूसरे साल में, तीसरे साल में। ये ब्लैक कलर का स्ट्रिप जो है ना ये आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है और ये ब्लू कलर का स्ट्रिप जो है ना ये ग्रेन है, ये गेन है, ग्रेन नहीं है। हाउ कैन आई से समथिंग लाइक दिस, ये गेन है आपका, ओके ये इन्वेस्टेड अमाउंट और ये गेन है। एड 5,000 रुपीज टू मोर टू अर्न 1.75 lakhs एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे सी हाउ, तो यहाँ पे आपको अगर 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं तो दिस इज हाउ इट हैपेंस। एनीवेज बाद में देखते हैं। टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट जो है 5 लाख के अंदर 3 लाख रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है आपका, और खाली गेन जो है आपका 1,12,000 रुपए का है। तो आपकी फ्यूचर की वैल्यू जो है वो 4,12,000 रुपए की यहाँ पे मिली है आपको। जीनियस ग्रोथ पोर्टफोलियो वुड हैव गिवन एन एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऑफ 1 लाख रुपीज रिटर्न्स, नो हाउ। यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप आपका रिटर्न जो है वो एक्स्ट्रा बना सकते हैं। ओके तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे, अगर मैं 5,000 रुपीज को 5 साल के लिए अगर मैं इन्वेस्ट कर दूं, ओके जस्ट गिव मी 1 मिनट, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर दूं मैं। ओके यस 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 एंड दिस इज ऑल्सो सुपर फाइन। अब हम आते हैं यहाँ पे और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमारा इन्वेस्टमेंट जो है ये 5,000 रुपीज का ही है खाली। ओके तो पहले 5 साल में, ओके पहले 5 साल में हमारा इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, हम एक काम करते हैं 5,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है आपका, यहां पे हम लिखते हैं इन्वेस्टमेंट और यहां पे लिख देते हैं आपका गेन और आपका टोटल जो है यहां पे लिख देंगे। तो इस प्रकार का टेबल जो है ना हम तैयार करेंगे। ओके कैसा खतरनाक टेबल बनाया देखो मैंने, हाँ खतरनाक, काम ही खतरनाक होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसा टेबल बना देंगे हम। ओके 5,000 रुपीज जो है ये इन्वेस्ट कर रहे हैं हम ऑल द वे ऑल द टाइम। ओके तो पहले यहाँ पे ईयर्स रहेंगे, YEARS ईयर्स। यहाँ पे पहले 5 साल का अगर हम रिटर्न देखेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है भाई साहब, 3 लाख का इन्वेस्टमेंट हो रहा है और 1.2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे 3 लाख रुपीज लिख दो, यहाँ पे 1.12 लाख रुपीज का आपका गेन है। ओके और 4.12 लाख रुपीज का आपका टोटल है। ओके अब इसके बाद मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 10 ईयर्स में शिफ्ट हो जाता हूँ। अब देखिए कंपाउंडिंग किस तरीके से चल रहा है भाई साहब, यहाँ पे 5 साल से मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया 10 साल तक। अब आपका 41 कहाँ पे गया भाई साहब, रुक जा। अब आपका यहाँ पे 10 साल का इन्वेस्टमेंट है, तो पहले 5 साल में अगर 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया है तो अगले 5 साल में भी 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो टोटल आपका 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अभी तक यहाँ पे बन गया है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट 10 साल में है 6 लाख रुपए का। ओके और यहाँ पे गेन क्या दिख रहा है, मैं इसकी काम करता हूँ, यहाँ पे सेपरेट कर देता हूँ तो स्विच करने के लिए आसानी रहेगी। अब गेन कितना है, 5,62,000 रुपए का, देखिए 5.62 लाख का, और यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू कितनी है, 11.62 लाख का फ्यूचर वैल्यू है। भाई साहब आप देखिए किस प्रकार से कंपाउंडिंग काम करता है। पहले 5 साल के अंदर
अगर 1,00,000 रुपए मुझे मिल रहे, 1,12,000 रुपए मिल रहे हैं, तो दूसरे 5 साल के अंदर भी 1,12,000 रुपए ही बनने चाहिए थे। सही बात है ना। यहाँ पे बने कितने, गेन कितना है टोटल, 5,62,000 रुपीज का। अब यही चीज है ना, ये हम देखते हैं 15 साल के बाद। ओके, तो 15 साल के बाद हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा भाई साहब, 9 लाख रुपए का रहेगा। हर साल में हम 3 लाख रुपए का ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सही बात है, 9 लाख रुपीज ऐसा यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब यहाँ पे टोटल गेन जो है ये कितने का है, 16,23,000। देखिए ये गेन है भाई साहब। अगर यहाँ पे गेन इतना बन गया तो यहाँ पे ट्रिपल से ज्यादा कैसे होगा, ट्रिपल कैसे होगा गेन यहाँ पे 5 साल के अंदर, राइट। पहले तो डबल के आसपास हुआ था, उससे भी ज्यादा हुआ था। अब 15 साल में 16.23 लाख का गेन है यहाँ पे, तो टोटल आपका वैल्यू बन गया 25.23 लाख, 25.23 लाख रुपीस का टोटल गेन बन गया। ओके, अब 20 साल के बाद आप हम देखते हैं 20 साल के बाद, तो यहाँ पे देखिए 12 लाख रुपए का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू रहेगा आज तक का, पहले दिन से आज तक का। 20 साल के बाद 12 लाख का ही इन्वेस्टमेंट वैल्यू रहेगा, लेकिन आपका टोटल गेन जो है 37.96 लाख का, 37.96 लाख रुपीस का आपका टोटल गेन रहेगा भाई साहब। ये इन्वेस्टमेंट को मिला के नहीं है ये, ओके। ऑलमोस्ट 38 लाख रुपीस का गेन रहेगा, और इन्वेस्टमेंट को मिला के 49,96,000, मतलब ऑलमोस्ट 50 लाख रुपए का यहाँ पे आपका गेन मतलब टोटल अमाउंट रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 11.62 का 25 हो गया, 25 से डायरेक्टली 50 के ऊपर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 25 इयर्स तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और 5 साल आप जुगाड़ कर लेते हो, ओके, तो आप हम क्या करेंगे यहाँ पे 20 का 25 कर देंगे, और आपका यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हो गया, 15 लाख रुपए का हो गया, क्योंकि और 3 लाख रुपए आप मार्केट में डालते हो। लेकिन आपका कंपाउंडिंग इतना अच्छा खासा हो गया है कि आपका टोटल गेन जो है ये 79.88 लाख रुपीस का हो जाएगा, 79.88 लाख रुपीस का हो जाएगा, और आपका फ्यूचर वैल्यू बन जाएगा 94.88 लाख, 94.88 लाख, मतलब ऑलमोस्ट 95 लाख रुपीस बन गया। अब ये सारा का सारा कैलकुलेशन हम कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं 12% के ऊपर, 12% के ऊपर। लेकिन अगर निफ्टी का हिस्ट्री देखा जाए तो पिछले 10 साल में 14% का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। अब यहाँ पे यू कैन सी, अगर 12 से लेके 14 तो खाली मैं कर दूं, 2% ही मैं बढ़ा दूं खाली भाई साहब, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 25 साल तक उतना ही रह रहा है, 15 लाख रुपीस का, ओके, 15 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट वैल्यू है। अब यहाँ पे टोटल गेन जो है, ये टोटल गेन कितना रहेगा भाई साहब, 1.21 करोड़, ओके। यहाँ पे लिख देता हूँ 14% का, और यहाँ पे लिख देता हूँ 1.21 करोड़ रुपीस का यहाँ पे आपका टोटल गेन रहेगा, और आपका फ्यूचर वैल्यू जो रहेगा 1.36 करोड़, 1.36 करोड़ ये आपका रहेगा टोटल वैल्यू। अगर मैं आपको बता दूं एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड 1% देना कितना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे 95 लाख रुपीस के ऊपर 1%, और यहाँ पे आपका 1.36 मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे कितना हो गया, 40 लाख रुपए के ऊपर 1%, एक्स्ट्रा के 40 लाख रुपए आपको मिल रहे भाई साहब, ओके। अगर वो 2% के, मैं क्या बोल रहा हूँ, 12% के 14% कर दिए तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा 40 लाख रुपए मिल रहे, तो 1% बन गया 20 लाख रुपए का। अगर आपने वही 1%, अब देखिए इसका मतलब ये नहीं अगर एक्सपेंस रेशियो आप देते हो तो 20 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे, नहीं, दैट इज नॉट हाउ इट इज। मुझे ये बताना है आपको कि अगर आपने वो 1%, वो 0.5% अगर बचा लिया और उसको कंपाउंड करने लगे ना, तो वो 1% वाला अमाउंट जो होता है, जो आप अब एक्सपेंस रेशियो में एक्स्ट्रा दे रहे हो, वो आगे जाके 20 लाख रुपए बन सकता है भाई साहब। क्या मेरी कैलकुलेशन समझ में आ रही है आपके? ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और यहाँ पे एसआईपी का तो हो गया, यू गॉट टू नो द एग्जैक्ट पावर ऑफ एसआईपी। आपका बच्चा अभी छोटा अगर है
तो SIP निकालो। एक बच्चा है आपको, तो ऐसा समझ लो कि 2 बच्चे आपके पास, एक बच्चा जिसको 5-10 हजार रुपए का महीने का खर्चा है और दूसरा बच्चा SIP, ओके, जिसको भी आपको 2-5 हजार रुपए का खर्चा करना ही करना है और आपको ये चीज करनी है अगले 20 साल तक, जब तक आपका ये बच्चा कॉलेज नहीं जाता। और जैसे ही वो कॉलेज गया, कॉलेज का एजुकेशन उसका कंप्लीट होके बाहर आया, 25 साल का हो गया और अच्छा खासा मैच्योरिटी आ गया, उसको कुछ बिजनेस खड़ा करना है या उसको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आप एक ठोक अमाउंट दे सकते हो, भाई ये ले 1.5 करोड़ रुपया और कर जो करना है वो। अगर वो चीज नहीं करनी तो उसका SWP भी कर सकते हो भाई साहब। अब SWP एक बहुत ही नायाब तरीका है पैसा बचा के पैसा निकालने का। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैंने जैसे बताया SIP स्टैंड्स फॉर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, लेकिन इसके साथ ही SWP नाम का भी एक प्लान होता है भाई साहब। अब ये SWP है क्या, इसको सबसे पहले देख लेते हैं। SWP स्टैंड्स फॉर सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान, ओके। मतलब आपका पैसा 1 करोड़ 36 लाख रुपए बन गया, 1.5 करोड़ रुपए के आसपास बन गया। आपके पास 2 ऑप्शंस है। अगर आपको ये सारा का सारा पैसा एकदम निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल सकते हैं, नो वरीज विद दैट। लेकिन अगर यही पैसा आपको निकालना भी है थोड़ा थोड़ा करके और यही पैसा अगर बढ़ जाए, ऐसा अगर कोई स्कीम बता दूं मैं तो कैसा रहेगा। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज जो है ना भाई साहब, मैं अगर यहाँ पे आपको बता दूं ना, दिमाग हिल जाएगा आपका। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ SWP कैलकुलेटर, ऑलराइट। अब 25 साल हो गए, आपको 1 करोड़ 36 लाख रुपीस मिल गए। मैं तो बोलता हूँ ऊपर के 36 लाख रुपए छोड़ दो, 1 करोड़ रुपए बन गए आपके पास, ओके। अब क्या मुझे नहीं करना है, आपके यहाँ पे लॉगिन नहीं करना, मुझे दूसरा SWP कैलकुलेटर दे दो, ओके। हाँ, टोटल वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपका कितना रहेगा, यहाँ पे लिखा है 1 लाख रुपीस और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कितना है, 50 लाख रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट है। चलो मैं बोलता हूँ 1 करोड़ 36 लाख रुपए भी आपके नहीं मिले, आपके 50 लाख रुपए तो बन सकते हैं भाई। वर्स्ट केस सिनारियो 50 लाख का ही थ्रेशोल्ड लेवल है, इसलिए 50 लाख रुपए का ही देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न का रेट जो है ना, ये हमने पहले कितना लिया था, 12% का लिया था, तो 12% का लेते हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू विड्रॉ इट फॉर विथ 12% का। और मंथली विड्रॉल जो है टोटल अमाउंट, ये टोटल अमाउंट आपको फाइनेंशियली फ्री कर देने वाला चाहिए। लेट्स से आपको अभी हर महीने के लिए अच्छा खासा अमाउंट चाहिए विड्रॉल के लिए, तो 40,000 रुपए अगर आप हर महीने इस पर्टिकुलर फंड से विड्रॉ करके लेते हैं, आज की घड़ी में बोल रहा हूँ, तब का नहीं, तब की बात अलग है क्योंकि इन्फ्लेशन एडजस्टेड भी होता रहेगा और आपको प्रोबेबली अच्छे खासे पैसे विड्रॉ करने लगेंगे, लेकिन तब मार्केट का रिटर्न भी उतना ही ज्यादा रहेगा, 12% का नहीं रहेगा, प्रोबेबली बड़ा बन सकता है। अब आपका कॉर्पस भी बड़ा है तो उसके ऊपर अगर कम भी रिटर्न मिल गया तो भी अच्छा खासा मॉनेटरी वैल्यू में अच्छा खासा अमाउंट वहां पे बन जाता है। मंथली विड्रॉल अमाउंट जो है 1000 रखेंगे। आपका अगर 40,000 रुपीज का भी अच्छा खासा विड्रॉल है तो आप क्या कर रहे हो, बिल्कुल भी किसी भी तरीके से काम करना आपने बंद कर दिया। 40,000 रुपए आपने आज की घड़ी में विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिए। आप घर पे पैसे दे रहे हो, आप आपके फैमिली को खुश रख रहे हो और आप आपके मन को जो चाहे पैसा कमाने के लिए वो चीज कर रहे हो। तो इस केस में आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, आप यू आर फाइनेंशियली फ्री नाउ, क्योंकि आपका 40,000 रुपए हर महीना आप विड्रॉ करके ले रहे हो उस बड़े वाले कॉर्पस में से। अब यहाँ पे कॉर्पस पकड़ा है हमने 50 लाख रुपए का। अब ये चीज जो है ना किस तरीके से काम करती है देखिए। टेन्योर ऑफ विड्रॉल मंथ्स और ईयर में स्विच कर देते हैं। 1 साल में अगर आपने ये विड्रॉ कर लिया तो आपका यहाँ पे देखिए फाइनल वैल्यू जो है और टोटल विड्रॉल जो है यहाँ पे लिखा है। टोटल विड्रॉल आप 1 साल में कितना करोगे भाई साहब, 4,80,000 रुपए का विड्रॉल करोगे। 50 लाख में से 4,80,000 मतलब ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए आपने निकाल लिए पहले साल में। हर महीने 40,000 रुपए निकाल के पहले साल में ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए आपने निकाल लिए। अब आपका जो टोटल वैल्यू जो है ना इन्वेस्ट किया हुआ 50 लाख रुपए का,
वो तो वैसे के वैसा पड़ा है। आपने पहले महीने में 40,000 रुपए निकाल लिए, लेकिन जो रिमेनिंग अमाउंट है ना, उसके ऊपर 12% से ब्याज लग रहा है। ओके, उसके ऊपर 12% आपको मिल रहे हैं। तो आपका कंपाउंडिंग यहाँ पे भी चालू है। आप कोई एक्स्ट्रा पैसे यहाँ पे नहीं डाल रहे हो, आप खाली निकाल रहे हो, लेकिन जो एग्जिस्टिंग पैसा है उसके ऊपर आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आपने निकाल लिए 4,80,000 रुपए पहले साल में, लेकिन आपकी यहाँ पे फाइनल वैल्यू कितनी हो गई देखिए, 50,94,000। आपकी रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट जो है ना 45,20,000 रुपीज है। टोटल आपका इंटरेस्ट यहाँ पे बन गया है 5,74,140। ये इंटरेस्ट किसके ऊपर बना है? 50 लाख के ऊपर एक साल के अंदर 5,74,000 रुपीज का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट बन गया इतना। और इस इंटरेस्ट में से आपने निकाल लिया 4,80,000 रुपए और आपका फाइनल वैल्यू बन गया 50,94,000 रुपीज का। ये एक साल का बाद है। और अब हम थोड़ा सा आगे चले जाते, 2 साल में देखते। तो भाई साहब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए कैसा स्कैम है ये। ओके, एक साल की जगह पे 2 साल डाल देते हैं, राइट। अब 2 साल में आपने कितना विड्रॉ कर लिया? 9,60,000 रुपीज विड्रॉ कर लिया। ओके, तो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट आपका कितना रहेगा? 40,40,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट रिमेनिंग रहेगा। लेकिन टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया आपका? 11,59,000 रुपीज का टोटल इंटरेस्ट आ गया। उसमें से आपने विड्रॉ करके ले लिया है 9,60,000 रुपीज का, और आपका 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है ना, ये 51,99,000 हो गया। मतलब ऑलमोस्ट 52 लाख रुपए हो गया। अब यहाँ पे देखिए, आपने 10 लाख रुपए ऑलमोस्ट यहाँ पे निकाल के लिए है 2 साल के अंदर, फिर भी आपका इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए निकालने के बाद भी कम हुआ नहीं है, 2 लाख से बड़ा है। कैन यू गेट दिस पर्टिकुलर आइडिया कि जो आपका पैसा मार्केट में पड़ा हुआ है उसके ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट इज द रीजन यहाँ पे आपका पैसा अच्छा खासा बन रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, अगले अगर 5 साल तक मैं निकालता रहूं ये पैसा, तो 5 साल में 24 लाख रुपए में निकालूंगा। टोटल मेरा रिमेनिंग अमाउंट इन्वेस्टमेंट का अमाउंट रहेगा 26 लाख रुपए। 50 लाख रुपए डाले थे, उसमें से 24 लाख रुपए मैंने निकाल लिए और रिमेनिंग अमाउंट रहेगा 26 लाख रुपए। लेकिन मेरा आज तक का टोटल इंटरेस्ट ही बन गया है यहाँ पे 29,98,000 रुपीज का। मतलब 30 लाख रुपए का यहाँ पे इंटरेस्ट मिल गया है। इसमें से 24 लाख मैंने निकाल लिए और फाइनल वैल्यू मेरा 55 लाख रुपीज 98,000 का हो गया। इसका मतलब है यहाँ पे 56 लाख रुपीज का मेरा फाइनल वैल्यू है। मार्केट में मैंने डाले थे 50 लाख रुपए, उसमें से निकाले 24 लाख रुपए, और फिर भी मेरा यहाँ पे वैल्यू, टोटल वैल्यू फाइनल का है उसमें 55,98,000 रुपीज, मतलब 56 लाख रुपीज, मतलब 6 लाख रुपए मेरे एक्चुअल अकाउंट में बढ़ गए हैं। दिस इज द अकाउंट वैल्यू, मेरी दिख रही है वो अकाउंट वैल्यू। अब सेम चीज अगर मैं करता हूं और 5 साल नहीं 10 साल में अगर इन्वेस्टमेंट करता हूं, मतलब कंटिन्यूसली निकालता हूं, तो 50 लाख रुपए, देखिए यहाँ पे चीज क्या हो रही है, 50 लाख रुपए डाले थे, उसमें से टोटल विड्रॉ कितना कर लिया मैंने? 48 लाख रुपीस का विड्रॉल कर लिया। ओके, रिमेनिंग कितना बचा है? 2 लाख रुपए ही रिमेनिंग बचना चाहिए। सही बात है, बचना चाहिए। लेकिन फाइनल वैल्यू मेरी हो कितनी रही है अकाउंट में? 66 लाख रुपीस की। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 64 लाख रुपीस का मतलब इंटरेस्ट ही है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो इसमें से 48 लाख रुपीस मैंने निकाल लिए है और मेरा फाइनल वैल्यू बन गया यहाँ पे 66 लाख रुपीस का, और रिमेनिंग मेरा इन्वेस्टमेंट जो है ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 15 साल डाल देता हूँ। 15 साल में मैंने 50 लाख रुपए सारे के सारे निकाल लिए हैं। मेरा टोटल रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट 0 हो गया। यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट मेरा 1 करोड़ रुपए हो गया है और फाइनल वैल्यू मेरा 15 साल के बाद 85 लाख रुपीस हो गया है। अब ये अकाउंट में मेरी वैल्यू दिख रही है भाई साहब, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 15 साल से जगह यहाँ पे 20 साल में लगा देता हूँ, एंड स्टिल टोटल सारा का सारा विड्रॉल कर लिया मैंने पैसा, एंड स्टिल मेरा इतना इंटरेस्ट बन गया है और मेरे अकाउंट में 1 करोड़ 17 लाख रुपए आज भी पड़े हुए हैं और मैं 20 साल से फाइनेंशियली फ्री हूं। ओके, मैंने डाला था 50 लाख रुपए, निकाल रहा हूं हर महीने के लिए 40,000 रुपए, और मैं 20 साल से निकाल रहा हूं, तो पैसा तो खत्म हो जाना चाहिए भाई साहब। लेकिन मेरा फाइनल वैल्यू अकाउंट का 1 करोड़ 17 लाख रुपए का है। सो दिस इज हाउ कंपाउंडिंग हैपेंस,
दिस इज हाउ SWP हैपेंस। इनफैक्ट अगर आपको ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, तो आप यहाँ पे 40,000 रुपए नहीं, यहाँ पे अगर 30,000 रुपए भी डालेंगे ना हर महीने का, तो आपकी अकाउंट की वैल्यू देखिए उतनी ही 20 साल में ही 1 करोड़ से 2 करोड़ ग्रो हो जाएगी। आपने पूरा 50 लाख रुपए का 50 लाख रुपए निकाल लिया भाई साहब, लेकिन यहाँ पे फाइनल वैल्यू आपकी 1 करोड़ से ज्यादा डायरेक्टली 2 करोड़ रुपए होगी। आपने कितना कम निकाला? खाली 10,000 रुपए खाली कम निकाला है, और 20 साल तक। लेकिन जो 10,000 रुपए आपने कम निकाला ना, उसके ऊपर कंपाउंड होते होते इतना बड़ा ये अमाउंट बन गया, 1 करोड़ रुपए का आपका एक्स्ट्रा मुनाफा हो रहा है। तो ये कंपाउंडिंग की चीज है ना भाई साहब, इसका आप महत्व समझो। आई कैनॉट स्ट्रेस मोर ऑन दिस, आई कैनॉट लेट यू नो मोर ऑन दिस, कि मैं इसका महत्व आपको और अच्छे तरीके से नहीं समझा सकता। कंपाउंडिंग ही वो चीज है। देखिए आपको भी पता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम का एक बहुत बड़ा शास्त्रज्ञ हो गया, उसने यहाँ पे बोला था एक जगह पे, दैट कंपाउंडिंग इज 8th वंडर ऑफ दिस वर्ल्ड, द वन हु डज नॉट अंडरस्टैंड्स इट pays it and the one who understands it earns it। अगर आपको कंपाउंडिंग का पावर पता है ना, you have to earn this power। ओके, ये चीज मैं बताना चाहता हूं आपको। ये कंपाउंडिंग जो है ना, इसको हम दो तरीके से सीखते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपाउंडिंग और दूसरा है वर्टिकल कंपाउंडिंग। तो ये दोनों चीजें जो है, ये दोनों चीजें हम एक बार इत्मीनान से देखेंगे अंदर जाके। ओके, सो डोंट वरी। तो यहां तक हम रुकते हैं। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, बहुत हेवी लेक्चर हो गया। म्यूचुअल फंड्स के बारे में हमने सारा कुछ सब कुछ डिस्कस किया है। म्यूचुअल फंड से आपका पैसा कैसे बनेगा ये भी हमने डिस्कस किया है। उसके बाद SIP के साथ ही कंपाउंडिंग हमने देख लिया। उसके बाद एकदम से पैसा नहीं निकालना है, जैसा चाहते हो वैसा धीरे धीरे पैसा निकालो। SWP इज वेरी मच ल्यूक्रेटिव एंड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको फाइनेंशियली फ्री बना देगी और आप वही चीज कर सकते हो जो चीज आपको करनी है, जो चीज आपको चाहिए। बाय सेइंग दिस, मैं यहाँ पे आपकी मतलब राय लेना चाहता हूँ उसके ऊपर। आपको क्या लगता है ये चीज देखने के बाद? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम गाइस। श्रीधर पंडित साइनिंग ऑफ। कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग। छत्रपति शिवाजी महाराज की